हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग ब्रेन स्टेम या फिर आप कह सकते हैं आज हम लोग ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। ये वीडियो डीएसएसबी, पीजीटी, सी टेट, टेट, सुपर टेट, आपकी नेट, यहाँ तक कि आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। वीडियो को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रेन स्टेम, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, मतलब ब्रेन स्टेम में हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन दोनों शामिल होते हैं। ब्रेन स्टेम की स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसका सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है उसे मेड्यूला कहा जाता है। मेड्यूला हिंड ब्रेन के सबसे नीचे का भाग होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के हायर पार्ट्स को जोड़ता है। इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन का भी बहुत भाग सम्मिलित होता है। मेड्यूला के थ्रू शरीर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे श्वसन क्रिया, रिस्पिरेशन, हृदय गति, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप आदि का संचालन और नियंत्रण होता है। मतलब इसको रेगुलेट किया जाता है और इसको कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू? मेड्यूला के थ्रू। जीभ की गतिविधियों का भी संचालन और नियंत्रण मेड्यूला के थ्रू किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जीभ किस तरह से काम करेगा, किस तरह से कंट्रोल करेगा, ये काम भी जो होता है मेड्यूला का इसमें महत्वपूर्ण होता है, भूमिका होती है। मेड्यूला में बहुत से नर्व फाइबर्स होते हैं जिसमें से कुछ ऊपरी दिशा का अर्थ है मस्तिष्क के महत्वपूर्ण भागों तथा नीचे की दिशा अर्थात स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाते हैं। अब आप इसको इस तरह से समझो, ये यहाँ पे सेंटर में है। ऊपर का जो नर्व फाइबर्स हैं या जो तंतु नर्व फाइबर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो ब्रेन में जा रहे हैं, और जो नीचे की तरफ जा रहे हैं ये मेड्यूला में स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे हैं। इसका सबसे, जैसा कि मैंने बताया कि इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, हार्ट रेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ब्लड प्रेशर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। इसके साथ ही साथ वो जीभ की गतिविधियों भी संचालित करता है और नियंत्रित करता है। कौन? मेड्यूला। यहाँ पे देखो लिखा है कि उसके नियंत्रण और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह से मेड्यूला स्पाइनल कॉर्ड तथा ब्रेन के उच्च भागों हायर पार्ट्स के बीच नर्व इम्पल्स को रेगुलेट करता है। उनका आने जाने का जो होता है, एक आप गेटवे कह सकते हैं, एक डोर होता है जिसके थ्रू नर्व इम्पल्स ब्रेन में जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं, और इस तरह से फंक्शन जो होता है चलता रहता है। तो अब बात करते हैं पॉन्स के बारे में। पॉन्स मेड्यूला के ऊपर हिंड ब्रेन का दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे कि पॉन्स कहा जाता है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सेंसरी न्यूरॉन्स तथा मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पॉन्स में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों ही पाए जाते हैं। सिर और चेहरे से प्राप्त जो सेंसरी इम्पल्स होते हैं, सेंसरी तंत्रिका लिखा है आवेग, तो सेंसरी नर्व इम्पल्स हम लोग कह सकते हैं जो स्पर्श, टच, पेन और टेम्परेचर से संबंधित होते हैं, सेतु यानी कि पॉन्स के थ्रू ग्रहण किए जाते हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है। कुछ गति क्रियाएं, मोटर रिस्पॉन्सेज जैसे फेशियल एक्सप्रेशन में होने वाली मस्कुलर एक्टिविटीज, आई बॉल का मूवमेंट, जबड़े की गति का संचालन पॉन्स के थ्रू किया जाता है। इसको मैं एक बार और बताऊंगी ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा पॉन्स की ऊपरी दिशा तथा निचली दिशा में जाने वाली नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। मतलब इसमें भी ऐसे कुछ नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि ऊपर यानी ब्रेन की तरफ और नीचे यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं। इन तंतुओं के सहारे पॉन्स मस्तिष्क के यानी ब्रेन के हायर पार्ट्स और निचली भाग लोअर पार्ट्स के बीच संबंध स्थापित करता है। चूंकि ये नर्व फाइबर्स ऊपर की तरफ भी जाते हैं और नीचे की तरफ भी जाते हैं, इसलिए इनके बीच एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। इसको मैं फिर से बता दूं, पॉन्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, ये पॉन्स में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों पाए जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स सिर एवं चेहरे, फेस से प्राप्त सेंसरी नर्व इम्पल्स जो कि टच, स्पर्श, पेन, टेम्परेचर आदि से संबंधित होते हैं, पॉन्स द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। और मोटर रिस्पॉन्सेस लाइक फेशियल एक्सप्रेशन में होने वाले मस्कुलर एक्टिविटीज,
आई बॉल का मूवमेंट, जबड़े की गति का संचालन किसके थ्रू किया जाता है? पॉन्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पॉन्स में ऊपरी दिशा तथा निचली दिशा में जाने वाले नर्व फाइबर्स भी पाए जाते हैं, जो कि ब्रेन के हायर पार्ट्स और लोअर पार्ट्स के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम हिंड ब्रेन के पीछे की ओर एक बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसे कि सेरिबेलम कहा जाता है। हिंड ब्रेन के पीछे की ओर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसे कि सेरिबेलम कहा जाता है। यह सचमुच में मतलब इन रियल सेंस ये बहुत कॉम्प्लेक्स और एक बहुत छोटा सा मस्तिष्क का लघु रूप होता है, बहुत छोटा सा स्वरूप होता है जिसे कि सेरिबल कॉर्टेक्स से ढका रहता है, जो कि सेरिबल कॉर्टेक्स से ढका रहता है। और इसमें गहरे डीप सेरिबुलर न्यूक्ली होते हैं। इसके ऊपरी सतह में जो होता है वो ग्रे मैटर का होता है और जो निचली सतह होती है वो वाइट मैटर का होता है। अगर आपको यहाँ कहीं पे भी इसको लेके कन्फ्यूज़न हो रहा होगा ना, आप स्पाइनल कॉर्ड वाला वीडियो देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अतः यह ऊपर से देखने पर ग्रे दिखता है और अंदर से देखने पर वाइट दिखता है। मैंने स्पाइनल कॉर्ड के वीडियो में इसको शो किया है कि किस तरह से ये ऊपर से देखने से ग्रे लगता है और किस तरह से ये अंदर से देखने से वाइट लगता है। ठीक इसी ढंग से सेरिबेलम भी पाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि लघु मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन में और बृहद ब्रेन में दोनों ही ग्रे पदार्थ ऊपरी सतह तथा ग्रे मैटर ऊपरी सतह में होता है और वाइट मैटर जो होता है वो निचली सतह में होता है। लघु मस्तिष्क सेरिबेलम को कहा गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लघु मस्तिष्क यानी सेरिबेलम और बृहद मस्तिष्क दोनों ही क्या होता है, ऊपर से देखने में ग्रे दिखते हैं और अंदर से देखने में वाइट दिखते हैं। जबकि स्पाइनल कॉर्ड में ठीक इसके विपरीत होता है, अर्थात स्पाइनल कॉर्ड अगर ऊपर से देखेंगे तो वो ग्रे कलर का ऊपर से देखने पर वाइट मैटर दिखता है और अंदर से देखने पर ग्रे मैटर होता है। उसमें स्पाइनल कॉर्ड में एक तितली के समान स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रे मैटर से बना होता है और उसका ऊपरी सतह जो होता है वाइट मैटर से बना होता है। ये चीज़ आप स्पाइनल कॉर्ड के वीडियो में देख सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड फोर ब्रेन और ब्रेन स्टेम के अन्य भागों से संवेदी यानी सेंसरी नर्व इम्पल्स को ग्रहण करके सेरिबेलम और उसे मस्तिष्क के अन्य भागों में भेजता है। कौन भेजता है? स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये सेंसरी नर्व इम्पल्स को पहले ग्रहण करता है, उसको ग्रहण करने के बाद वो सेरिबेलम और ब्रेन के अन्य पार्ट्स में भेजता है, जिसके फलस्वरूप कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स कर पाता है। कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स मतलब कि दोनों हमारे जो दोनों हाथ पैर बराबर काम करें, कोऑर्डिनेशन के थ्रू मूवमेंट्स किया जा पा रहा है। ऐसा देखा गया है कि यदि किसी कारण से पर्सन घायल हो जाता है तो जो कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स होते हैं पर्सन सही तरह से उनको नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति चल तो सकता है परंतु चलने में उसके पैर लड़खड़ाते हैं या फिर डगमगाते हैं। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट यही होता है कि पर्सन सही तरह से काम कर पा रहा है, चल फिर पा रहा है। अब बात करते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन पीछे की ओर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसे कि सेरिबेलम कहा जाता है। यह सचमुच में एक मस्तिष्क का मतलब हमारा जो ब्रेन होता है एक उसका छोटा स्वरूप होता है। यह सेरिलीवर या सेरिबुलर कॉर्टेक्स से ढका होता है। सेरिबुलर कॉर्टेक्स कहाँ है, यहाँ पे हिंदी लिखा था तो मैं उसे पढ़ने लगी। ये सेरिबुलर कॉर्टेक्स से ढका रहता है। इसमें गहरे डीप सेरिबुलर न्यूक्ली होते हैं। इसके ऊपरी सतह पर जो उसका ऊपरी सतह होता है वो ग्रे मैटर से बना होता है तथा वाइट मैटर इसके भीतरी सतह पे होता है। आप ये कह सकते हैं कि जैसा मैंने बताया ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रे मैटर से बना होता है और अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाइट मैटर से बना होता है। इसलिए ऊपर से देखने में ग्रे और अंदर से देखने में वाइट दिखता है। ठीक इसी तरह से सेरिब्रम भी पाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सेरिबेलम तथा बृहद मस्तिष्क दोनों ही ग्रे मैटर जो ऊपरी सतह होती है उसकी ग्रे मैटर की होती है और जो अंदर की सतह होती है वाइट मैटर की होती है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड इसका विपरीत होता है। शायद मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि स्पाइनल कॉर्ड उसका अपोजिट होता है। उसका जो ऊपरी परत होता है वो इसकी वाइट मैटर का बना होता है, जो अंदर का परत होता है वो ग्रे मैटर का बना होता है। किसका? स्पाइनल कॉर्ड की यहाँ पे बात हो रही है।
स्पाइनल कॉर्ड फोर ब्रेन तथा ब्रेन स्टेम के अन्य भागों से सेंसरी नर्व इम्पल्स ग्रहण करके सेरिबेलम तथा उसे मस्तिष्क के अन्य भागों में भेजता है। इसके फलस्वरूप कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स होते हैं। ये मैंने पहले भी बता दिया। अब बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। पोन्स के ऊपर एक विशेष छोटी सी संरचना होती है जिसे कि मिड ब्रेन कहा जाता है। यह फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच एक ब्रिज का काम करता है, जिससे जो कि मध्य मस्तिष्क को मतलब मिड ब्रेन को ये याद रखने की चीज़ है कि मिड ब्रेन को मेसेंसिफ्लोन भी कहा जाता है और इसके दो भाग होते हैं, एक होता है टेक्टम और दूसरा होता है टेगमेंटम। मिड ब्रेन का पहला महत्वपूर्ण भाग उसकी ऊपरी सतह है जिसे कि टेक्टम कहा जाता है। इसके द्वारा सिर्फ सेंसरी इंफॉर्मेशन या सेंसरी फंक्शंस या सेंसरी वर्क किए जाते हैं। इसमें दो तरह के सेंसरी सेंटर्स होते हैं। एक केंद्रक को सुपीरियर कॉलिकुली कहा जाता है तथा दूसरे केंद्रक को इंफीरियर कॉलिकुली कहा जाता है। सुपीरियर कॉलिकुली का एक प्रकार का दृष्टि विजुअल सेंटर होता है। इसकी मदद से हम किसी भी वस्तु का दृष्टि ज्ञान होता है, मतलब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जबकि इंफीरियर कॉलिकुली ऑडिटरी सेंटर होता है जिसकी मदद से हम सुन सकते हैं। तो इस दृष्टि से मेसेंसिफ्लोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने में। टेगमेंटम मिड ब्रेन का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि टेक्टम के ठीक नीचे होता है। इसमें कई महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं जैसे कि रेटिकुलर फॉर्मेशन, रोस्ट्रल एंड तथा आँख की गतियों को नियंत्रित करने वाला न्यूक्ली भी इसमें शामिल होता है। किसमें? टेगमेंटम में। जबकि टेक्टम में दो तरह के सेंसरी फंक्शन संपन्न किए जाते हैं। उसमें दो तरह के सेंसरी सेंटर्स होते हैं। एक होता है सुपीरियर कॉलिकुली और दूसरा होता है इंफीरियर कॉलिकुली। ये चीज़ याद रखिएगा। सुपीरियर आँख को हेल्प करता है, देखने में हेल्प करता है, जबकि इंफीरियर कॉलिकुली सुनने में मदद करता है। अब आगे बात करते हैं। टेगमेंटम मस्तिष्क का दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि टेक्टम के ठीक नीचे होता है। इसका क्षेत्र जो होता है वो टेक्टम के नीचे का होता है। इसमें कई महत्वपूर्ण संरचनाएं जैसे कि रेटिकुलर फॉर्मेशन, रोस्ट्रल एंड तथा आँख की गतियों को नियंत्रित करने के लिए सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क के ऊपरी भाग तथा निचली भाग के बीच एक नर्व इम्पल्स के आने जाने का रास्ता का भी काम करता है। कोई भी नर्व इम्पल्स हो, ये क्या करता है? ऊपरी भाग यानी मस्तिष्क के ऊपरी भाग तथा निचली भाग के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ये नर्व इम्पल्स के आने जाने के रास्ते की तरह काम करता है। इसमें सेंसरी नर्व सेल्स ऊपर की ओर जाते हैं तथा मोटर नर्व सेल्स नीचे की ओर आते हैं। मिड ब्रेन के इस भाग द्वारा इस तरह के सेंसरी तथा मोटर दोनों तरह की क्रियाओं का संचालन होता है। इसी चीज़ को मैंने आगे डिस्कस किया है कि दोनों कैसे मिलकर काम करते हैं। अब बात करते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन के बारे में। रेटिकुलर फॉर्मेशन हिंड ब्रेन में मेड्यूला से प्रारंभ होकर मिड ब्रेन तथा फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस तथा फाइबर्स के जाल नेट के आकार की एक विशेष संरचना होती है जिसे कि रेटिकुलर फॉर्मेशन की संज्ञा दी गई है। रेटिकुलर फॉर्मेशन का संबंध स्लीप और अराउजल और अटेंशन से होता है। इसका मतलब ये स्लीप, अराउजल और अटेंशन को कंट्रोल करना और रेगुलेट करने का काम कौन करता है? रेटिकुलर फॉर्मेशन करता है। इसलिए इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग तंत्र सिस्टम भी RAC भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्लीप, अराउजल और अटेंशन को न केवल रेगुलेट करता है बल्कि कंट्रोल भी कहा जाता है। इस तंत्र के दो उपतंत्र यानी कि सब सिस्टम होते हैं जिसे कि असेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम तथा डिसेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम है, आरोही तंत्र द्वारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में संवेदी सेंसरी इम्पल्स का प्रसारण रिले करता है। किस असेंडिंग के बारे में बात हो रही है। असेंडिंग सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सेंसरी इम्पल्स का प्रसारण करता है तथा फिर वहाँ से कुछ इम्पल्स को ग्रहण भी करता है, जबकि डिसेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम RAS नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड में भेजता है। कुत्ते तथा बिल्ली में कुछ प्रयोग करके रेटिकुलर फॉर्मेशन को उत्तेजित किया गया तो उसमें उन्हें नींद आने लगी। इसीलिए कह सकते हैं कि ये क्या होता है? स्लीप, अराउजल और अटेंशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुत्ते तथा बिल्ली में कुछ प्रयोग करके ये दिखाया गया कि यदि बिल्ली को हल्के झटके मतलब माइल्ड शॉक दिया जाए तो कुत्ते और बिल्ली के दिया गया तथा बिल्ली के रेटिकुलर फॉर्मेशन को उत्तेजित किया जाता है तो उसे नींद आने लगती है।
यहाँ पे क्या रहा है, यदि बिजली के माइल्ड शॉक द्वारा कुत्ते तथा बिल्ली के रेटिकुलर फॉर्म, बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर कुत्ते और बिल्ली के रेटिकुलर फॉर्मेशन को शॉक दिया जाता है, माइल्ड शॉक दिया जाता है, तो उन्हें नींद आने लगती है। इसीलिए इसके आधार पे ये डिसाइड किया गया कि रेटिकुलर फॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्लीप में। अब देखो ये माइल्ड शॉक की बात थी। अब यहाँ कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ यदि बिजली के उच्च झटके यानी हाई वोल्ट द्वारा रेटिकुलर फॉर्मेशन को उत्तेजित किया जाता है तो उसमें से सोए हुए कुत्ते बिल्ली की नींद खत्म हो जाती है। अगर इन पशुओं के रेटिकुलर फॉर्मेशन में किसी तरह का लेसन या घाव कर दिया जाए तो ऐसे पशु स्थायी रूप से कोमा में चला जाते हैं और कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह से हम ये पाते हैं कि अगल बगल की आवाज़ या आहट से जब हमें कुछ ज्ञान नहीं रहता है, ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन सेंसरी इम्पल्स में से सिर्फ ध्यान से संबंधित रेटिकुलर फॉर्मेशन भिन्न सेंसरी इम्पल्स में से सिर्फ ध्यान से संबंधित आवेगों को ही सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाने देता है। इस तरह से रेटिकुलर फॉर्मेशन के फिलर का भी काम करता है जिसके द्वारा एक तरह से सेंसरी इम्पल्स में विशेष आवेग या सिलेक्शन किया जाता है। देखो यहाँ पे ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन का स्लीप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम लोग सोए रहते हैं तो क्या होता है कि अगल बगल की आवाज़ों द्वारा उतना हम लोग प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन जब आवाज़ें बहुत तेज़ होती हैं तो रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या करता है, अटेंशन से रिलेटेड सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाने देता है, जिससे आदमी की नींद खराब हो जाती है या वो उठ हो जाता है। तो यही कह रहा है कि हाँ ये एक फिलर की तरह काम करता है। ये समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन ये बहुत सिंपल है और इसको समझना बहुत आसान है। तो इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया ब्रेन स्टेम के बारे में। इसमें हम लोगों ने हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन से रिलेटेड सारे ब्रेन के पार्ट, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, ब्रेन स्टेम के बारे में जाना। तो आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।